हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज का ये जो लेक्चर हम लेके आए हैं उसके अंदर आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो उस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, उसके रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड्स के अंदर पूछे गए हो, पूछे जा सकते हैं। कहीं नीट के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हो, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसी लेक्चर के अंदर अगर किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंका जाए तो उसके ऊपर अगर उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाए तो उस चार्ज की मोशन कैसी होगी, उसके रिलेटेड भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और वो क्वेश्चंस जरूर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरू किया जाए आज का बहुत ही अच्छा हमारा लेक्चर, फोर्स ऑन चार्ज due to uniform electric field. बेटा क्या फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आगे के कुछ लेक्चर्स के अंदर। ठीक है कि बेटा हमने ये देखा था कि जो F लगेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स जो लगेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो QE बनेगा, अगर चार्ज नेगेटिव रहा तो माइनस QE बनेगा। हाँ या ना? अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर की साइन लगा देता हूं तो आपको और ज्यादा यह समझ में आएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव साइन, यहां पर भी पॉजिटिव साइन। पर अगर मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ये नेगेटिव साइन से हमें समझ में आता है, राइट। यहां पर तुम पॉजिटिव चार्ज लोगे तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है प्लस QE। सो इट शोज दैट द फोर्स ऑन द चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ यू आर टेकिंग द चार्ज नेगेटिव so the force on that charge is in the opposite direction that of the electric field। बेटा जैसे कि अगर मान लो मैंने यहां पर कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हो बेटा, अच्छा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक चार्ज लाता हूं नेगेटिव चार्ज और एक चार्ज में लेके आता हूं पॉजिटिव चार्ज, तो याद यही रखना है आपको इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगना है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो उसके ऊपर फोर्स उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी है, मतलब ऐसे लगेगी। आई बात समझ में? ये यहां से भी समझ में आता अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में डिनोट करता हूं। पॉजिटिव चार्ज तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स सेम डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो इतनी बात क्लियर है? ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जिसको हमने पहले भी किया हुआ है। आज हम करने वाले हैं इसके रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया? जिसको नोट करना है करो, आगे बढ़ा जाए। हम अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे और आपको समझाते जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे बेटा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, तो अच्छे से ध्यान देना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको पता होता है, पर आपको सपोज कोई जो भी वैल्यू दी है वो आपको लेना है। 9.1 वही वैल्यू दी है बेटा जो एक्चुअल में होती है, -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया है। उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज भाई सबको पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको नहीं पता? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद क्या बोला है आपको? G जो है दैट इज ग्रेविटी, उसकी वैल्यू लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन को ध्यान देना, पहले समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा इलेक्ट्रॉन जो है उसका अपना कुछ मास होगा,
9.1 इंटू 10⁻⁻31 वैसे बहुत ही निग्लिजिबल मास है, बट कुछ तो मास है ना बेटा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मास होता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? नीचे लगता है। पर हमें यह बोला गया है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें नीचे नहीं गिरने देना, जहां पर है उसी को वहां पर बैलेंस करके बनाए रखना है, तो क्या करेंगे जरा पहले ध्यान दो। सपोज मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा बेटा इसका जो कुछ भी मास है उस मास के कारण उसके ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू mg। ये तो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बिल्कुल। बट ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आएगा, पर हमें उसको बैलेंस करना है, उसको नीचे नहीं आने देना, उसको ऊपर नहीं जाने देना। इसका ये मतलब हुआ अगर मुझे इसको नीचे नहीं आने देना तो जितना मास नीचे mg लग रहा है उतना ही फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो फोर्स लगाएंगे वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देके लगाएंगे, बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी जो हमने जो फॉर्मूला देखा था F बराबर -QE, उसमें से मैंने आपको क्या बताया? अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और मुझे फोर्स चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में टू बैलेंस दिस इलेक्ट्रॉन। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए वो कुछ नीचे की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वाई क्योंकि जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सर, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाता हूं तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर लगता है जो इस mg को बराबर करे ऐसा फोर्स मिलेगा। अच्छा, और उस फोर्स का बेटा जो फॉर्मूला बनता है दैट इज QE। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, मुझे अगर इस mg को, mg बाई ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बैलेंस करने वाला मुझे फोर्स चाहिए। मैं अभी उसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, ठीक है। होता फोर्स ये है, ये हमें क्या दिखाता है? माइनस साइन की बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। बट राइट नाउ मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? फॉर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो बैलेंस करना है अगर इलेक्ट्रॉन को, तो बेटा ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F बराबर QE। वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा? जो नीचे लगने वाला फोर्स है उसके बराबर होना चाहिए। क्या मैं यहां से QE बराबर mg लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जाएगा। व्हाट इज QE? दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो QE बराबर mg, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इस Q को मल्टीप्लाई में से डिवीजन में ले जाओ भाई। क्या अब तुम यहां से फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया जाए, ग्रेविटी की वैल्यू रख दी जाए, चार्ज का वैल्यू रख दिया जाए, तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बोलो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाएंगे इस चार्ज के ऊपर नीचे के डायरेक्शन के अंदर, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे बेटा? ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे। तो अगर कोई बच्चा चाहता है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आए उसके पीछे -j कैप लगा दे भाई। आई बात समझ में? मास कितना है? अब आगे यहां से आप कर सकते हो बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ग्रेविटी है 9.8 भाई, डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 से, सो यू विल गेट योर आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी आए, अगर तुम डायरेक्शन भी बताना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाएंगे, ये y एक्सिस है अगर, तो हम लगाएंगे -j कैप। बोलो कोई डाउट? यहां से आगे कर लिया जाएगा? बिल्कुल कर लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, दैट्स इट। कैलकुलेशन तो बेटा नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड 12th, इट कैन बी डन। चलो आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन को लगाए। ओके, इसको नोट डाउन करो फटाफट से, हटा रहा हूं। अच्छा सर, समझ में आया सर। वैसा आप कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दूं तो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और एक अदर क्वेश्चन अगर हम देखें, और एक क्वेश्चन देख लो इसी के जैसा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ required to
required to just support water drop, just support water drop, जिसका मास दिया है आपको 10⁻³ kg, 10⁻³ kg, and having a charge, कितना चार्ज है बेटा? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है बेटा। यहां पर हमें ये नहीं बोला कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो वाटर का ड्रॉप है उसके ऊपर चार्ज जो बोला है वो 1.6 बोला है, ये प्लस 1.6 लेंगे। क्या लेंगे बेटा? प्लस 1.6। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता तो वो -1.6 बताता, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। वैसा इक्वेशन है यार, वाटर ड्रॉप है, पानी का एक बूंद है, जिसका मास कितना है 10⁻³ kg, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा बेटा, तो वो नीचे आना चाहेगा, बट वी नाउ वांट्स टू सपोर्ट इट। हमें उसको क्या करना है? सपोर्ट करना है, उससे ऐसे सपोर्ट करना है कि वो नीचे ना आए। हमारा H2O है जो पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो अपने मास के कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे, बट वी वांट टू सपोर्ट कि वो वहीं पे वही रहे, तो उसके ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाएंगे, और वो फोर्स हमें लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। बेटा पॉजिटिव चार्ज है। लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने दिया था वो नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर फोर्स ऐसे लगाना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे देनी पड़ती थी, बट नाउ द चार्ज इज गिवन दैट इज पॉजिटिव, तो तुम्हें जिस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तुम उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाओगे तुम भाई? ऊपर लगाओगे ना, सीधी बात है। अच्छा बस, तो इसको सपोर्ट करना है, तो जितना फोर्स नीचे लगता है उतना ही फोर्स मुझे ऊपर लगाना है, तो यहां से हम QE बराबर लगा देंगे mg। नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो यहां से सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 10⁻³ उसका मास दिया है, और जे ग्रेविटी की वैल्यू वही ले लो भाई, 9.8 मीटर/सेकंड², कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ये जो Q को तुम यहां लेके आओगे, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा, इट विल बिकम mg डिवाइड बाय Q। तो मास रख दिया, G रख दिया, और Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगा रहे हो? और ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो। अगर इसको y एक्सिस मान रहे हो तो तुम प्लस j कैप लगाओगे, और अगर y और z ऐसा कुछ मानना नहीं है तो तुम वहां पर लगा लो अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां लगाओगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। बस यहां से तो सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना है। बोलो किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ? ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। यहां से सॉल्व कर लिया जाएगा, कैलकुलेशन है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं इसमें। तो बात समझ में आई? अगर कोई नेगेटिव चार्ज रहा तो उसको सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाओगे? जिस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। पर अगर तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव रहा तो उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिस डायरेक्शन में तुमको फोर्स चाहिए। इतना क्लियर है? चलो मिटा रहा हूं इसको, और एक क्वेश्चन लेते हैं, हटा दो। ओके, चलो वेरी गुड, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। और अच्छा एक आधा क्वेश्चंस लेते हैं बेटा, हमें आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद ओके, अब यहां पर जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। चेंज मतलब कि वो बैलेंसिंग वाला नहीं है, अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। E बराबर mg/q। सपोज कर लो कि आपको दे दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज mg/q है। फाइंड द टाइम पीरियड, find the time period of oscillation, find the time period of oscillation for the pendulum given, कौन सा पेंडुलम दिया है बता रहा हूं, फॉर द पेंडुलम गिवन। यहां पर मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इक्वेशन के अंदर ही दिया हुआ है बेटा। यहां पर मान लो कि हमने एक पेंडुलम लटकाया है, पेंडुलम बनाया है, और वो पेंडुलम का नीचे का जो बॉब है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्यू चार्ज है बेटा।
इसकी लेंथ आपको दे दी है बेटा L दे दी है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कुछ ऐसे लग रही है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है बेटा। और इस बॉब का मास आपको दे दिया है m दे दिया है। ओके, आपको बोला गया है इसका टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बताओ, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो बताओ। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऑसिलेशन जो होता है पेंडुलम का, उसका टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला तो हमको पता है सर, इसमें क्या पता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो ये कि सर टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का दैट इज t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, हाँ या ना? हाँ। पर वो कौन सी कंडीशन के लिए था बेटा? जब किसी पेंडुलम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स ना लगे, तब का ये फॉर्मूला था। ये तब का फॉर्मूला था जब बाहर से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब का फॉर्मूला था। अच्छा, तो क्या इस कंडीशन में हमारा टाइम पीरियड बदल जाएगा? जी बिल्कुल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा कोई चार्ज लटकाया है तुमने पेंडुलम के ऊपर, यहां जो तुम्हारा बॉब है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, और जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कुछ लग रही है। तो अगर चार्ज है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो जो तुम्हारा ये बॉब है उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी फोर्स लगेगा। बात समझ रहे हो मेरी बात? कि ये जो तुमने बॉब लटकाया है वो पॉजिटिवली चार्ज है। सेकेंडली तुम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो बेटा, तो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कुछ फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इस कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। सर क्यों? चलो इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। बेटा E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है उसकी आपको कुछ वैल्यू दे दी है, दैट इज mg/q। अच्छा ओके, अब मेरी बात सुनो, तुम ये जो टाइम पीरियड निकालते थे ना बेटा, ये जो तुम टाइम पीरियड निकालते थे ना पेंडुलम का, उसके अंदर ये जो G होता था, G एक्चुअल में वो जो G होता था, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो वो G इफेक्टिव होता था। क्या होता था? G इफेक्टिव मतलब कि किसी बॉब के ऊपर ओवरऑल क्या ग्रेविटी लग रही है, ओवरऑल क्या G लग रहा है। G इफेक्टिव और G दो अलग चीजें हैं बेटा, ठीक है। G इफेक्टिव मतलब कि नेट उसके ऊपर क्या ग्रेविटी लग रही है, नेट उसके ऊपर क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज G इफेक्टिव। तो सर इसके बारे में तो हमको आइडिया ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता था। सुनो ये G तुम क्यों लगाते थे पहले मैं वो बताता हूं, मुझे आराम से जाना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। लेक्चर खत्म करने की, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, भले ही 10 मिनट ज्यादा हो जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर हमको क्या प्रॉब्लम होगा, बढ़ो आगे। ये G आता क्यों था बताओ मैं तुमको। अगर तुमने किसी पेंडुलम को अगर यहां तुमने लटकाया है तो बेटा इसके ऊपर जब तुमने t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी फॉर्मूला जब डिराइव या तो जब आया है ना, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था और कोई फोर्स लगता नहीं था। पर मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जो एक्चुअल में G होता है वो G इफेक्टिव होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा? G इफेक्टिव होता है। अच्छा सर, तो उस G इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता था? G इफेक्टिव तुम किसके ऊपर निकालना चाहते हो? इसके ऊपर, और ये क्या है? बॉब है, तो उसके ऊपर क्या नेट फोर्स लग रहा है? उस बॉब के ऊपर क्या नेट फोर्स लग रहा है? डिवाइड कर देना है मास ऑफ बॉब से, और ये होता, अगर तुम बॉस नहीं बॉब के ऊपर अगर तुम G इफेक्टिव निकालना चाहते हो तो इसके ऊपर लगने वाले तमाम फोर्स को डिवाइड कर दो उसके मास से। बेटा जिस कंडीशन में तुम्हारा ये फॉर्मूला आता था ना, उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगता था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए तुम्हारा जो नेट फोर्स होता था सिर्फ और सिर्फ mg होता था बेटा, और उसका मास कितना था? m से m कट होने पर ये G आता था, इसलिए तुम सीधा यहां पर G छाप देते थे। आई बात समझ में? अच्छा, पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इस कंडीशन में तुम्हारा G इफेक्टिव में जो नेट फोर्स होगा वो एक mg के कारण तो होगा, पर दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी होगा। तो इस कंडीशन में बेटा इसके ऊपर जो G इफेक्टिव होगा वो
क्या होगा मुझे बताओ। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा मुझे कोई बताएगा क्या? एक तो mg नीचे लगेगा इसके ऊपर, अच्छा। और बेटा ये पॉजिटिव चार्ज बोला है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इसके ऊपर भी ऐसे एक फोर्स लगेगा बेटा, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? Q इंटू ई होती है। तो ओवरऑल इस बॉब के ऊपर दो अलग अलग टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे दोनों के दोनों, तो दोनों का प्लस करना पड़ेगा, दैट इज mg प्लस QE, mg प्लस QE डिवाइड बाय उसका मास दैट इज m। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है सर। अब बेटा यहां से इसको जरा थोड़ा सॉल्व करने के लिए ही आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड दे दिया है, उसकी कुछ वैल्यू दे दी है, दैट इज mg डिवाइड बाय q, mg डिवाइड बाय q, और सबसे नीचे और एक दिया है मास। बेटा q से q कट गया, mg प्लस mg 2mg, mg प्लस mg 2mg के नीचे m, सो m से m गया, तो यहां पर जो g इफेक्टिव आएगा दैट इज नॉट g, दैट इज 2g। तो यहां जो तुम g लिखते थे वहां पर हमें यहां जो इस कंडीशन के अंदर जो g इफेक्टिव आएगा वो 2g आएगा, और वही उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। आई होप समझ में आया। इस कंडीशन में इस पेंडुलम के ऊपर जो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी नहीं है। कब 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है? जब उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा और कुछ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस कंडीशन में बदल जाएगा। क्लियर? छापो, आगे बढ़ते हैं। छापो रे भाई छापो, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को लिख लिया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और मोड़ देता हूं, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन में वही रखता हूं, और ये जो मेरी फिगर थी उसको थोड़ा मैं मोड़ देता हूं। कैसे करोगे सर? ध्यान दो भाई, बॉब तो अभी भी वैसे ही लटका है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। अच्छा, पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे करूं, तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर डायरेक्शन को बदल दिया है। अब की होगा? अब तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या वही रहेगा? अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या वही रहेगा जो लास्ट टाइम था? लास्ट टाइम क्या था बेटा? 2 बाई अंडर रूट एल अपॉन 2g। क्या इस बार भी 2g रहेगा कि 4g हो जाएगा कि 5g हो जाएगा? देखना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये नहीं रहेगा। आपको ये चीज याद आनी, या ये चीज आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये जो तुम्हारा फॉर्मूला होता था उसमें जो नीचे जी होता था दैट इज नॉट ओनली जी, दैट इज जी इफेक्टिव। इतनी बात दिमाग में डाल दो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा एक तो इसके मास के कारण नीचे लगेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है दैट वी नो। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब ये mg है, ये QE है, तो बेटा उसी Q के साथ जो E है उसका E का मैग्नीट्यूड वही रखो, तो दैट विल बी रही रखो। मतलब ऐसा इक्वेशन अगर दिया जाता तो ये वैल्यू दे दी जाती है कि E बराबर mg बाय Q आपको रख देना है। तो अगर Q से Q कट गया तो अगेन हमको क्या मिला बेटा? mg, ये भी mg, बट एक ऐसे उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 का हो जाएगा। तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो क्या आता है? याद कर लो भाई, 11th पढ़े हो तुम, वेक्टर्स पढ़े हो। जब एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, mg मैग्नीट्यूड सेम, एंगल 90, तो उन दोनों के कारण जो नेट फोर्स लगता है दैट इज अंडर रूट 2 mg आएगा, अंडर रूट 2 mg आएगा। तो हमारा नेट फोर्स ये हो गया, इस बॉब के ऊपर नेट फोर्स ये हो गया। तो यहां से कोई मुझे जी इफेक्टिव जरा बताए। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था बेटा? नेट फोर्स ऑन बॉब डिवाइड कर दो उसके मास से, मास ऑफ बॉब। तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगा है ये अंडर रूट 2 mg है इस बार भाई। इस बार उसके ऊपर 2g नहीं लगने वाला,
और यहां से मास से डिवाइड करना है बेटा, तो m से m कट गया, तो यहां पर जो जी इफेक्टिव आ रहा है दैट इज √2g। आई बात समझ में? इस बॉब के ऊपर इस बार जो g इफेक्टिव है दैट इज नॉट g, नॉट 2g, इट इज √2g। हाउ? व्हाई? एक फोर्स उसके ऊपर ऐसे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऐसे लग रहा है बेटा। E की वैल्यू हमने लगाई यहां से mg/q, तो ये भी मिला mg, ये भी मिला mg, सो मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट द एंगल बिटवीन देम इज 90। तो इस कंडीशन में उसका जो नेट फोर्स लगता है दैट इज √2mg। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स। उस नेट फोर्स को √2mg को रख दिया, उसके मास से डिवाइड कर दिया, तो जी इफेक्टिव मिल गया। तो हमारा ये जो जी इफेक्टिव है, जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला था बेटा, उसमें जो जी इफेक्टिव होता है वो यहां पे क्या होने वाला है? √2g। एंड दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम व्हेन सच इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप अब हैंडल कर पाओगे। क्या आगे बढ़ा जाए? अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर अगर किसी चार्ज को हमने फेंका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस चार्ज की जो मोशन है वो कैसी होगी, उसके भी अच्छे 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत मजा आएगा। इसको छाप लो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां पर हेडिंग लगा रहा हूं मोशन ऑफ चार्ज, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा, ध्यान देना। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यहां तक दिख रहा है ना बच्चों? अच्छा चलो ठीक है, दिख जाएगा, है ना। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सीधे सर हम न्यूमेरिकल ही स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हम यहां से सीधे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्यों? इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। यहां से पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। अ चार्ज पार्टिकल, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड जिसका मास m है, उसको रिलीज किया जा रहा है रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में था, उसको हमने छोड़ दिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लग रही है। सपोज कर लो कि ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लग रही है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक चार्ज को छोड़ दिया। सपोज यहां पर एक चार्ज है, और वो जो चार्ज है वो q है, q चार्ज लिया है, और उसका जो मास है बेटा, उसका जो मास है दैट इज m है। अच्छा, पहले रेस्ट कंडीशन में था, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी 0, u क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। बट जैसे तुम इसको छोड़ोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, लगना स्टार्ट हो जाएगा। हमें ग्रेविटी की इफेक्ट को निगलेक्ट करना है। जो ग्रेविटी है बेटा, उसकी इफेक्ट को क्या कर देना है? निगलेक्ट कर देना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, EQM/T, सेकेंड 2^T²/MQ, ऑप्शन C (2)Q²T² अपॉन 2m, एंड ऑप्शन D इज EQ²m/2T²। ऐसा इक्वेशन आपको दिया गया है। क्या बोला है? वापस बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आए जिसका मास स्मॉल m है, उसको रेस्ट कंडीशन में पहले पकड़ा हुआ था, छोड़ दिया। तो जब रेस्ट कंडीशन में था तो पहले तो सीधी बात है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे ही छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो वो कुछ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। हमको बोला गया है उस चार्ज की टी टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आप हमको बताइए भाई, आप हमको बताइए। सुनो बच्चों, जब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वैल्यू है QE, दैट वी नो।
तो यहां से अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है बेटा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स लग रहा है बेटा क्यूई और डिवीजन में मास। बेटा तुमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। तुमको जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो टी टाइम के बाद चाहिए, तो हमें उस टी टाइम के बाद की वेलोसिटी पता होना चाहिए। क्लियर दिख रहा है सब कुछ, कोई प्रॉपर कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो बेटा मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो टी टाइम के बाद चाहिए, तो मुझे टी टाइम के टाइम की, जब टी सेकंड खत्म हुए होंगे, टी टाइम पूरा हुआ होगा, उस टी टाइम पे मुझे उसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए। अच्छा, उसको तुमने छोड़ा तब स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, बट फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। क्या बेटा तुम लोगों ने ये सब चीज पढ़ी हुई है, v बराबर, अरे सर सब कोई पढ़ते हैं, v बराबर u प्लस at। हाँ सर, उसमें v है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिस टाइम की तुमको फाइंड करनी है। ओके, हम उसको वैसे का वैसा रख रहे हैं बेटा। u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट वाज 0 बिकॉज स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट कंडीशन में था। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना है भाई, एक्सीलरेशन कितना है, QE अपॉन m, QE डिवाइड बाय m, और उसके साथ टाइम क्या है, t है। तो ये हमें क्या मिला बेटा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t, मतलब t टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी मिल गई। अब तो क्या है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, उस v के बदले में ये जो तुमको वैल्यू मिली है उसको छाप ली जाए भाई। v की वैल्यू ये मिली है, उसके हमें उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सब जो वैल्यूज है q, तो उसके ऊपर स्क्वायर कर दो, e के ऊपर स्क्वायर कर दो, t के ऊपर स्क्वायर कर दो, और नीचे m के ऊपर स्क्वायर कर दो। तो यहां से एक m, यहां से एक m कट जाएगा। तो अब जो आंसर आ रहा है दैट इज q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो वही हो जाएगा। 2 के साथ यहां पर एक मास बचा, दैट इज 2m। क्या ऐसा कोई वैल्यू आपको ऑप्शन में दिया गया है, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो कितना इजी क्वेश्चन था भाई, बोलो समझ में आया। जरा इसको छापो, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी कीजिए भाई, छाप लो इसको पॉज करके। चलो इसको हटा रहे हैं हम, इसको हटा रहे हैं हम। अब एक और क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये अच्छा सा एक एग्जांपल था। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे भाई, जिससे आपके हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर सके। और एक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, ओके। और एक क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। अब क्या लिया है तुमने, इलेक्ट्रॉन, जिसका कुछ मास m है और जिसकी वैल्यू e ली गई है। एंटर्स परपेंडिकुलर, वो क्या करता है, एंटर करता है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है बेटा, एंटर कर रहा है, और विथ स्पीड। और जब वो एंटर कर रहा है तब की उसकी जो स्पीड है दैट इज v0 दी गई है। अच्छा, फिगर आपको दी गई है क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं आपको लास्ट में ड्रॉ करता हूं। फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। क्या फाइंड करना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन y of electron and angle at which angle at which it emerge out of field। वो हमें एंगल देखना है कितना है। अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है बेटा, ग्रेविटी स्पेस फ्री है, ग्रेविटी फ्री है, स्पेस है, क्या बोले जा रहे हो सर, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अच्छा, जो क्वेश्चन दिया है वो मैं यहां पर लिख लिया है, और जो आपको फिगर दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो कुछ ऐसी है कि ऊपर की प्लेट एक है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा, नीचे की प्लेट है जहां पर नेगेटिव चार्ज है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी।
बेटा पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है बेटा, पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे के लेक्चर्स देखें बेटा। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ओके ठीक है। यहां से जो चार्ज एंटर कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां एंटर कर रहा है बेटा। और जब स्टार्टिंग में वो एंटर कर रहा है, स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी आपको बोल दी गई है v नॉट, मतलब किसी ने उसको v नॉट वेलोसिटी से फेंका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है। अच्छा तो बेटा क्या होगा मुझे ये बताओ पहले तो क्या होगा, और दूसरी चीज यहां पर ये जो प्लेट का जो ये डिस्टेंस है जहां तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको x दे दिया गया है और कुछ दिया गया है क्या। ओके इतना तो काफी हो गया मेरे ख्याल से। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा। यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट, तो प्लेट तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी। हमें पता है पॉजिटिव से अवे जाती है, नेगेटिव की तरफ आती है। और दूसरी बात ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है वो डिस्टेंस आपको x दे दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन को जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया है उसकी इनिशियल स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है ये v नॉट है। तो आपको ये बताना है कि वो वर्टिकली कितना डिफ्लेक्ट करेगा, वो वर्टिकली कितना डिफ्लेक्ट करेगा, और जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा कितना एंगल बनाएगा। पहले तो ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगता है, ऊपर लगेगा। तो जब तुमने इसको अंदर फेंका तो बेटा एक्स डायरेक्शन में तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तुमने एक बार फेंक दिया तो जब यहां पर एंटर किया तो इस जो एक्स डायरेक्शन में तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाला, पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नीचे है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपर डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इसके ऊपर जो कुछ फोर्स प्रोड्यूस होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा बेटा, वाई डायरेक्शन में। तो जब ये यहां पर एंटर करेगा तो एक्स डायरेक्शन में तो मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में तो मूव करेगा जितनी वेलोसिटी से इसको एंटर करवाया गया था, क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा ना बेटा। एक्स डायरेक्शन में तुमने इसको फेंक दिया तो उसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। हाँ पर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो उसके ऊपर वाई डायरेक्शन में फोर्स जरूर लगेगा। तो ये यहां से सीधे जाने के बदले में कुछ यहां से ऐसे करके निकल जाएगा, मतलब कि ऐसे करते 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 क्योंकि ऊपर से निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो एक्चुअल में ये सीधा जाने के बजाय कुछ ऐसे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमें यह बताना है वो वर्टिकली कितना डिफ्लेक्ट हुआ। बेटा सीधा जाता तो वो ऐसे जाता, तो वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ बेटा, ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ, हाँ या ना, इतना डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए बताइए, हुआ। और चलो नाम दे दिया है उसको, कितना नाम दे दिया है, y, और वो डिफ्लेक्शन कितना है दैट वी हैव टू शो। बोलो बात समझ में आई। और दूसरा कि जब वो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला है तब का एंगल कितना है। सबसे पहले हम ये y को फाइंड करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद हम एंगल की बात करेंगे भाई, उसके बाद हम एंगल की बात करेंगे। आई होप क्वेश्चन में समझ में आया है कि जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को फेंका गया तो वो कुछ डिफ्लेक्ट होके जाएगा। क्यों जाएगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे, अरे सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो वाई डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जब कोई चीज आगे जाना चाहती पर तुम उसको आगे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होके बाहर निकलना ट्राई करेगी। इट्स इजी। तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ बेटा, अगर तुम कोई फोर्स नहीं लगता तो वो सीधा सीधा जाता, पर वो ऐसे गया, तो ये जो डिफ्लेक्शन है y, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके बेटा, y डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE होगा, हाँ या ना होगा। तो बेटा उसके कारण जो उसका जो एक्सीलरेशन होगा, अरे यार जब फोर्स लगता है तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है भाई, तो एक्सीलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, QE अपॉन m हो जाएगा। फोर्स अपॉन मास होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, मास तो फोर्स कितना QE, मास कितना m। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब क्या करें सर, अब क्या करें, सुनो मेरी बात। चार्ज आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा, एक्स डायरेक्शन में भी आ रहा, वाई में भी जा रहा। मतलब ये जो चार्ज है वो 2D में मूव कर रहा है। ये किस में मूव कर रहा है बेटा, 2D में मोशन कर रहा है। तो हम इसको पहले एक काम करते हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं, उसको 1D में
1D कंसीडर करके उसको सॉल्व करेंगे तो इजी होगा, अदरवाइज इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। क्या करते हैं सर, 1D में और 1D में तोड़ दो, x का अलग से फाइंड करो, y के लिए अलग से फाइंड करो। बेटा अगर मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, एस एक्स बराबर यूटी प्लस एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर, क्यों सर यही फॉर्मूला यूज किया, पहले तो ये बताओ। बेटा मेरे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो x में कितना मूव किया, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है, तो Sx की जो वैल्यू है वो मेरे लिए x हो जाएगा। Sx का मतलब क्या है, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां पर ये x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा, v0 थी, इनटू टाइम। बेटा यहां से वो जो x डिस्टेंस उसने डिस्प्लेसमेंट किया है उसके अंदर उसको कितना टाइम लगा है हमें नहीं बोला, तो चलो हम मान लेते हैं वो टाइम t है ना। यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। ओके बेटा एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन 0 होगा, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन 0 होगा, क्योंकि जब इसको तुमने अंदर फेंका तो उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा। क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अरे यार इसको जब तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, हमें पहले तो ग्रेविटी फ्री स्पेस लेनी, मतलब नीचे की तो कोई बात ही नहीं है, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है वो सिर्फ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला है। अब एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जब फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो यहां पर ax क्या होना है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमें यहां से मिलता है v0t। बेटा t, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में हमें टाइम के बारे में कोई बात नहीं करी थी, तो मैं टाइम को रख के क्या करूं, तो टाइम के बराबर मैं क्या यहां पर x अपॉन v0 लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, x दिया भी था, v0 दिया भी था, टाइम तो दिया ही नहीं था, तो उसको रख के क्या करें, तो टाइम के बदले में हमने x अपॉन v0 कर दिया। चल रहा है ना वीडियो भाई अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आ जाओ y डायरेक्शन की बात करते हैं भाई, तो y डायरेक्शन के अंदर भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं, एस वाई बराबर यू डी प्लस 1/2 ए वाई का डी का स्क्वायर। बेटा ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो x डायरेक्शन में थी, तुमने इसको ऐसे करके फेंका, ऐसे, ओके। y डायरेक्शन में क्या स्टार्टिंग में तुम्हारा कोई वेलोसिटी था, ये तो x डायरेक्शन में आ रहा था, y में थोड़ी ना स्टार्टिंग में ऊपर चढ़ गया था ना। अरे भाई वो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा, तुमने बाहर से उसको फेंका है, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन की थी, y डायरेक्शन में तो यहां से थोड़ी मूव करना स्टार्ट किया, धीरे 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 वो ऊपर चला था, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल y वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन 0 है। तो और सर sy कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ y में, वही तो हमें फाइंड करना है, y में वो कितना डिस्प्लेस हुआ बेटा, धीरे धीरे करते 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 यहां तक। बेटा इनिशियल में वो ऐसे था, यहां पर बोले तो यहां काउंट किया जा सकता है y में, और फिर फाइनल वो यहां पर पहुंचा है, मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और वही तो हमें फाइंड करना है, तो y वैसे का वैसा। और स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी y में थी ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगी, 1/2, उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, उसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है बेटा, उसके ऊपर तो कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, तो ay की वैल्यू कितनी थी, QE अपॉन m t का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर 1/2 QE। बेटा t तो हमारे लिए अननोन है, क्योंकि t तो हमें इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, बट इस t के बदले में हमने ऐसे दो टर्म लाए थे जो इस वैल्यू में इस क्वेश्चन में दिए गए थे, तो t के बदले में मैं यहां पर x अपॉन v0 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल किया जा सकता है, उसके ऊपर स्क्वायर दिया है लगा दीजिएगा, तो y बराबर 1/2 QE, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो x0 अपॉन v0 का स्क्वायर, तो यहां से जो y की वैल्यू मिलेगी 1 से इसका मल्टीप्लाई तो वही रहेगा, QE x स्क्वायर 2 इंटू v0 स्क्वायर, ये हमारा y डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन मिल गया। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, इसको छापो, इसको छापो, हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल गई, हमें यहां से डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल गई, हमें यहां से y डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू मिल गई है। अब हम बढ़ते हैं, उसका एंगल कितना है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इमर्ज आउट हुआ, मतलब कि यहां से जब बाहर निकला तब वो कितने एंगल से बाहर निकला है वो हमें फाउंड करना है। चलो इसको छापो पहले, चलो हटाया जा रहा है, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। जो वैल्यूज मिली है उसको जरा याद रखो, एक तो ये वाली वैल्यू को याद रखना है,
क्या आंसर, x अपॉन वी नॉट बराबर टी। दूसरी एक जो y के डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन मिला है उसको भी याद रख लो बच्चों, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज मैंने लिख ली, बाकी सब चीजें को मैं हटा दूंगी। अच्छा सर, वेरी गुड सर। अब इस एंगल को कैसे निकालें? हमें एंगल तब निकालना है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब वो जब बाहर निकल रहा है बेटा, तब भी वो कुछ एक्स डायरेक्शन में भी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ वेलोसिटी उसकी ऐसे वाई डायरेक्शन में भी होगी, हाँ या ना? बिल्कुल होगी। मान लिया जाए Vx कंपोनेंट और Vy कंपोनेंट के बीच का एंगल थीटा है, वही तो फाइंड करना था। वो कितने एंगल से वो बाहर जा रही है, ऐसे करके जब बाहर निकली तो x कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके बीच का जो एंगल होगा वही तो हमारा थीटा हो जाएगा। वही से तो हमें पता चलेगा, अरे ये x कंपोनेंट, वेलोसिटी ये ऐसे है x डायरेक्शन की, यहां से आया तो यही तो हो जाएगा कितना एंगल है भाई। तो हमें ये जो थीटा फाइंड करना है वो वही मिलेगा। कैसे मिलेगा सर भाई? मिलेगा कैसे? वापस वही हमें दो केस देखने पड़ेंगे भाई, एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का है को सर, का है को, क्योंकि तुमने जो एस वाला फॉर्मूला लिया था वहां से तुमको कोई वेलोसिटी के, फाइनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ी पता था। जब वो यहां से बाहर निकला तब की फाइनल वेलोसिटी हमें मिली नहीं थी, तो का वो फाइंड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। v बराबर फॉर्मूला का होता है u प्लस ए की होता है। अच्छा, तो vx अगर, वाह भाई वाह, तो vx की जो वैल्यू है बेटा ux, स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट रख दिया जाए, प्लस एक्सीलरेशन कितना था उसका, 0। तो अरे भाई एक्स डायरेक्शन में तो कोई उसका एक्सीलरेशन नहीं था, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। मतलब स्टार्टिंग में वो जितनी वेलोसिटी से एंटर किया था एक्स डायरेक्शन में भी तो उसकी लास्ट में वही वेलोसिटी होगी। यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है करता रहेगा। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो स्टार्टिंग में वी नॉट, तो फाइनल में भी वी नॉट, यू कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल। सो वीएक्स इज इक्वल टू वी नॉट। ओके, बात करते हैं y के अंदर। तो vy बराबर uy प्लस ayt। अच्छा, तो vy बराबर बेटा y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना था स्टार्टिंग, सॉरी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, 0 थी, क्योंकि जब तुमने फेंका तो x डायरेक्शन में फेंका था, तो स्टार्टिंग में y में तो कोई उसका वेलोसिटी था ही नहीं। y में क्या ऊपर चढ़ रहा था क्या स्टार्टिंग में? ना, वो तो बाद में चढ़ने लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी y डायरेक्शन में। अच्छा, पर ay 0 नहीं था। ay की वैल्यू कितनी थी, qe अपॉन m। ए मतलब क्या, एक्सीलरेशन। भाई फोर्स ऊपर लग रहा था ना, तो एक्सीलरेशन तो होगा। और टाइम की वैल्यू इसको ना रखते हुए ये रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि टाइम तो हमें दिया ही नहीं था इस क्वेश्चन में भाई, तो उसको रख के क्या करेंगे, अननोन टर्म था। तो यहां से हमें vy की वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है बेटा, qex अपॉन mv नॉट। ये हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिली है। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो रहा है यहां से? क्या कैसे खत्म होगा सर? बेटा ये vy है, ये कुछ vx है, ये एंगल थीटा है कि नहीं, है कि नहीं? ये एक्चुअली vy जो तुम बना रहे हो, vy जो मतलब y कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो एक्चुअली हम हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी मतलब क्या, ऐसे ऐसे। तो उन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है बेटा tan थीटा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोला सर, आप कुछ अलग ही बोले। सुनो, ये जो मैंने vy बनाया, बट हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, x डायरेक्शन मतलब ये, y डायरेक्शन मतलब ये ना। तो मैं जो vy का कंपोनेंट बनाऊंगा वो पहले ऐसे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, बताओ मुझे। हाँ बना सकते हो सर, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। अब वहां से क्या मुझे यहां से इसका tan थीटा अगर निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालोगे? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, vy अपॉन vx। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, vy अपॉन vx। vy की वैल्यू तुम्हारे पास है, कितनी है बेटा, qex अपॉन mv नॉट। ये vy की वैल्यू है, और उसी के नीचे क्या दिया है बेटा, vx दिया है, और vx की वैल्यू कितनी है, v नॉट है। तो यहां से तुम क्या सॉल्व कर सकते हो, v नॉट का ये वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो qex अपॉन v नॉट इंटू v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें एंगल मिल गया।
टेन थीटा बराबर ये, यहां से थीटा अगर तुम फाइंड करना चाहते हो तो टेन को उठा के इस तरफ लाओ तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स क्यू ई एक्स अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। ये हमारा एंगल आ गया कि भाई इस एंगल से वो बाहर निकलेगा, वो चार्ज इस एंगल से वो बाहर निकलेगा, इस एंगल से वो बाहर निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। ये हमारा पूरा बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इज इट क्लियर? चलो इसको छापो फटाफट से, और एक क्वेश्चन करते हैं, इसको भी छापो जल्दी, और एक क्वेश्चन किया जाए, जल्दी छापो भाई। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूं, और एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर को विराम देंगे। तो यहां से बेटा अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं तो इसके रिलेटेड भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, उसके बाद अगर कोई ऐसे भी और क्वेश्चन बनते तो आप प्रैक्टिस करो, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, अब कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, और एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V naught such that Q just crosses the lower plate। अच्छा, इसके अंदर आपको एक फिगर भी दी गई होगी, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करी है, जिससे ग्रेविटी यहां पर इफेक्ट ना करे, नहीं तो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा सकता है। ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करनी है। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? मैं यहां पर फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। वही हमारी दो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली प्लेट्स है, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी। तो भाई हमें पता है जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज रहा तो इसके ऊपर कुछ ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, बिल्कुल लगेगी भाई, क्यों नहीं लगेगी, उसको लगना ही है, उसको तो लगना ही है। क्या खा रहे हो, बेसुरा साउंड। यहां पर हमारा चार्ज Q है और मास m है। स्टार्टिंग में वही इक्वेशन दिया है कि भाई स्टार्टिंग में इसको हमने V नॉट वेलोसिटी से अंदर एंटर करवाया। बेटा ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है दैट इज d, पर जहां से तुमने इसको फेंका है उसके ऊपर का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा बेटा, आधा दिया गया है d/2, और यहां से बाकी का डिस्टेंस नीचे कितना दिया है d/2, ये d/2, ये d/2, मतलब कि जो पूरा ये प्लेट है उसके सेंटर से इसको फेंका जा रहा है। अच्छा, और इस प्लेट की जो लेंथ है दैट इज गिवन, दैट हैज बीन गिवन इज L दिया हुआ है, स्मॉल l रखो भाई, स्मॉल l रखो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। ओके, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको बोला है कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो लोअर प्लेट को क्रॉस कर जाए, वो लोअर प्लेट को क्रॉस कर जाए। ध्यान दो पहले क्वेश्चन को। बेटा यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, बट लास्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया था तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बोला है, क्यू बोला है, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे बेटा। तो उसके ऊपर कहां फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वाला जो मास बेटा, ये जो चार्ज है वो कुछ ऐसे करके आएगा नीचे, ऐसे करके नीचे आएगा। हाँ, तो ऐसे करके जब नीचे आएगा तो आपको ऐसे बोला गया कि आपको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, मिनिमम वेलोसिटी जो जिससे ये लोअर प्लेट को जस्ट क्रॉस कर जाए, ऐसे। अच्छा, मतलब कि इस चार्ज के ऊपर नीचे फोर्स लगेगा, दैट वी नो, है ना, नीचे फोर्स लगेगा वो तो हम जानते हैं, पर वो जस्ट ऐसे करके पार करके चला जाए, जो लोअर प्लेट है उसको जस्ट ऐसे पार करके चला जाए, तो हमें उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। बात तो समझ रहे हो ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी फील्ड फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा। तो बेटा यहां पर भी वही केस है कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो एक्स डायरेक्शन के हम पहले यहां पर इतनी बात कर देते हैं, एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स 0 है, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। पर बेटा क्योंकि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो उसके कारण फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो यहां पर फोर्स 0 नहीं होगा, वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का फोर्स 0 नहीं होगा। और फोर्स कहां लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है। कितना लग रहा है, QE लग रहा है। तो एक्सीलरेशन उसका वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा भाई, QE/m हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है भाई जी, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा ओके, आगे आगे अब क्या करना है, V0 की मिनिमम वैल्यू, मतलब ये जो तुमने इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी तुमने u दी है, वो u कितना दे, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिससे तुमने इसको फेंका है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तुमको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी तुमको चाहिए, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हम कितना दे। और बेटा मुझे ये बताओ, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन की होगी, एक्स डायरेक्शन की होगी ना। जब भाई तुमने इसको फेंका तो वो स्टार्टिंग में तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो तो डिफ्लेक्शन फिर फोर्स लगने के कारण वो धीरे धीरे उसके ऊपर फोर्स लगा और उसका वेलोसिटी आया फिर वाई डायरेक्शन में, हाँ कि ना। लास्ट क्वेश्चन में देखा तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यूएक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यूएक्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा, वो हमें फाइंड करना है कि ये जो यूएक्स की वेलोसिटी V0 है वो V0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। और क्या वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में, नहीं थी, वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी थी नहीं यार, तुमने ऐसे फेंका है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगा तब वो वाई डायरेक्शन में धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करेगा, स्टार्टिंग में तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं। तो जो तुमने फेंका है वो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन की होगी और वो V0 है, और वो V0 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए ये हमें पूछा है। अच्छा सर कैसे स्टार्ट करें बताओ सर। हम वापस वही दो केस लेंगे भाई, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात कर लेंगे और वाई डायरेक्शन की बात कर लेंगे। अच्छा सर बेटा टाइम दिया है, नहीं दिया, तो वापस क्या पहला वाला केस खेले हम, कौन सा वाला सर, ये वाला एक्स एस एक्स बराबर ux t प्लस 1/2 ax t का स्क्वायर। हमें टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा बेटा एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया, ये पूरा डिस्प्लेस कर, अरे यार यहां से जब वो यहां से ऐसे रिलीज होगा तो जब वो इसको यहां से क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, L डिस्टेंस, तो यहां L रख दो। स्टार्टिंग की ये जो वेलोसिटी है वो कितना बोला बेटा आपको, V0 बोला है। अच्छा इनटू टाइम के जिसके बारे में हमें पता नहीं है, एक्स डायरेक्शन का कोई एक्सीलरेशन नहीं था बेटा, तो ये तो 0 टर्म हो जाएगा। अच्छा तो यहां से जो t अननोन है, क्या मैं इसके लिए L/V0 लिख सकता हूं, ये V0 को वहां डिवीजन में ले गए, जी हाँ। तो ऐसे करने पर हमारा t जो अननोन था वो निकल गया, वेरी गुड सर। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, तो y डायरेक्शन में sy बराबर uy/t प्लस, ये क्यों कर रहे हो समझ रहे हो, जिससे में टाइम के बदले में जो अननोन टर्म है टाइम उसको हटा दिया जा सके। अब y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ बेटा, t टाइम के बाद, t टाइम के बाद, t टाइम मतलब कौन सा टाइम, जिस टाइम पे वो इसको क्रॉस किया है, t टाइम मतलब कौन सा टाइम लेना है, t टाइम मतलब कौन सा टाइम लेना है, जिस टाइम पे ये क्रॉस किया है। क्यों सर, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, L, तो L डिस्प्लेसमेंट कब आएगा भाई, जब वो यहां को क्रॉस करेगा। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना बच्चों। तो y डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेस करेगा, सुनो मेरी बात, तुमने इसको यहां सेंटर से फेंका था, यहां से d/2 डिस्टेंस ऊपर था, d/2 डिस्टेंस नीचे था, मतलब जो यहां से वो क्रॉस करेगा तो बेटा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, d/2। पर बेटा क्योंकि तुम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ये नेगेटिव लोगे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, यहां से अगर ऊपर जाते तो पॉजिटिव लेते, अगर यहां से नीचे आ रहे तो तुम माइनस ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो नीचे कितना क्रॉस करके आएगा, यहां से d/2 डिस्टेंस, कितना d/2 डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सी डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। x डायरेक्शन का तो बेटा ये रहा, x डायरेक्शन में तो उसने इतना डिस्प्लेस किया, यहां से ऐसे आया है ना, तो ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था। पर y डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेस करेगा बेटा, तो यहां से स्टार्टिंग में तो कोई डिस्प्लेसमेंट था नहीं, पर धीरे धीरे करते 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 यहां तक पहुंचा है, दैट इज -d/2। स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में, नहीं थी, मैंने नाम बोला था ना यहां पर कि बेटा स्टार्टिंग में जो तुमने फेंका है तो वो तो x डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो 0 हो गया, 1/2। हाँ पर y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जरूर है, दैट इज QE/m, QE/m। और टाइम t के बदले में ये लगा दो बेटा L/V0 के ऊपर स्क्वायर, तो -d/2 बराबर
माइनस d/2 बराबर, दूसरी बात बेटा, दूसरी एक चीज क्या सर, ये जो QE/T जो फोर्स लग रहा है बेटा वो भी कहां लग रहा है, नीचे। ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते, नीचे वाले फोर्स को माइनस ले लो, तो ये माइनस QE/M हो जाता। तो यहां पर और एक साइन क्या लगा देते हैं, माइनस। बेटा ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो d/2 बराबर ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, Q इंटू ई एल का स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा। तो d की वैल्यू QEL² अपॉन m v नॉट का स्क्वायर मिला। पर बेटा मुझे क्या d की वैल्यू चाहिए थी, अरे यार मुझे d की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए थी सर, मुझे तो v नॉट की वैल्यू चाहिए थी। मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, v नॉट की वैल्यू। v नॉट की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे वो लोअर प्लेट को क्रॉस कर जाए। तो मैं क्या यहां से v नॉट को सब्जेक्ट बना सकता हूं, v नॉट को ले जाओ इधर, d को लेके आओ इधर, तो v नॉट का स्क्वायर बराबर QEL², ये v नॉट का स्क्वायर गया इधर, d आया इधर, यहां पर m इंटू डी हो जाएगा बेटा। बस तो क्या हुआ सर, तो v नॉट अगर मुझे चाहिए इसको रख लो रूट के अंदर। इतनी मिनिमम वेलोसिटी जब देंगे तब वो इस लोअर प्लेट को क्रॉस करके चला जाएगा। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? देखो एक बार, अगर नहीं अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वापस एक बार रिवाइज करो, समझ में आ ही जाना चाहिए अगर खुले दिमाग से ध्यान देके पढ़ोगे तो। कैसा लगा आज का वीडियो, हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखते तो क्या फोर्स लगता है, उसके रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन देखे। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को छोड़ दिया जाए तो उसकी कैसी मोशन होगी, उसकी वेलोसिटी क्या रखा जाए तो वो ऐसे क्रॉस करे। अरे वैसे तुमको ऊपर के लिए क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, इसमें सेम क्वेश्चन बनेगा। आ रहा है समझ में थोड़ा आपको? इसके बाद हमने और क्या देखा कि पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो कैसे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो बोलो यहां तक के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।